जय हिंद गाइस। नाउ वी स्टार्ट आवर सेकेंड वीडियो लेक्चर। फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स के बाद हम सेकेंड वीडियो लेक्चर अपना शुरू कर रहे हैं और हमने कहा था कि इन नंबर सिस्टम्स के बाद हम लोग एक ज़ीरो और इन्फिनेटिव का जो मैजिक है इन द वर्ड्स ऑफ द मैथमेटिक्स, थोड़ा उस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे और दूसरा सेट ऑफ जो हमारा रेशनल नंबर्स है वहाँ भी हम लोग बात करेंगे कि क्यों पी बाई क्यू में क्यों हम नेचुरल नंबर लिखते हैं, क्यों इंटीजर नहीं लेते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, the set of complex numbers is denoted by C, and it is C is equal to x plus iota y such that x y belongs to R। सब लोग जानते हैं, we know that iota is equal to under root minus 1, already we know। तो दिस इज़ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं जब हम लोग अपनी एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो पेपर्स है उसके बारे में जब डिस्कस करेंगे तो इसकी डिटेल्स में आएंगे। बहरहाल जो हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस आयोटा वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ अब हम लोग आते हैं कि जो ज़ीरो और इन्फिनेटिव है इन द वर्ड्स ऑफ द मैथमेटिक्स, उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। हम इन्फिनेटिव कहते किसे हैं, व्हाट इज़ द इन्फिनेटिव, और मैथमेटिक्स में इन्फिनेटिव क्या होता है। आज का वीडियो लेक्चर हम उसी पे पूरा डिस्कस करते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। सबको पता है 1/2 की मीनिंग क्या है, सब लोग ये जानते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द 1/2। अगर हम लोग एक बड़ा सीधा सपाट लहजे में बात करें तो 1/2 की मीनिंग ये होती है कि 1 कोई चीज़ है, मतलब n कोई भी ऑब्जेक्ट है और 2 लेने वाले हैं, बट कंडीशन ये होती है कि 2 बराबर बराबर लेंगे, उसमें कम कोई अधिक नहीं ले सकता है। उसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं जैसे 1 ये कोई चीज़ है, या मान लें कि ये लेंथ ही है, हमारा एक AB एक लेंथ है, तो इस लेंथ का 1/2 की मीनिंग होगी कि यहाँ एक कट लगाएं तो दिस इज़ द हाफ, दिस इज़ द हाफ। ठीक इसी तरीके से अगर 1/4 की बात करें तो 1/4 की मीनिंग क्या है कि कोई भी चीज़ एक है, 4 लेने वाले हैं, 4 दावेदार हैं, और 4 दावेदार कैसे होंगे, वो 4 दावेदार 1 को 4 पार्टों में इक्वल बांट के लेंगे। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ 1/4। ठीक इसी तरह अगर 1/10 को समझना है तो इसकी मीनिंग ये है कि 1 कोई चीज़ है, लेने वाले 10 हैं और 10 इक्वल पार्ट्स में लेंगे। इसकी मीनिंग है कि अगर 1 को 10 पार्ट्स में बांटा जाए तो सबको कुछ न कुछ मिलेगा। तो नाउ अब हम अपने जो है क्लाइमेक्स पे आते हैं। अगर यही कंसेप्ट है 1/2 का, 1/4 का, 1/10 का मीनिंग कि अगर 1 कोई चीज़ है तो 2 बराबर बराबर लोग लेंगे, 1/4 है मतलब एक कोई चीज़ है तो 4 लेने वाले हैं और चारों बराबर बराबर लेंगे। 1/10 की मीनिंग ये है कि 1 कोई चीज़ है, 10 लेने वाले हैं और बराबर बराबर लेंगे। तो देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द 1/0 मीनिंग, अगर इसके अकॉर्डिंग हम समझें यहाँ, और बात यही भी है 1/4 स्कूल स्तर से हम सीखते चले आ रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि 1/4 की अगर एनालिसिस करनी है, उसके बारे में पता करना है, बताना है, तो उसका मतलब यही होता है कि 1 कोई चीज़ है और 4 लेने वाले हैं और 4 बराबर बराबर लेंगे। तो 1/0 की मीनिंग है कि 1 कोई चीज़ है, लेने वाला कोई है ही नहीं, मीनिंग बंटवारा होना ही नहीं है, बंटवारा होगा ही नहीं। तो जो मैथमेटिक्स में एक सिंबल है कि 1/0 इज़ इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव, दिस इज ए सिंबल इन द मैथमेटिक्स। मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस 1/0 इज मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। जैसे 1/2 की मीनिंग है 1 कोई चीज़ है, 2 लेने वाले हैं और 2 बराबर बराबर लेंगे, तो 1/0 का मतलब है 1 कोई चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, 0 कोई लेने वाला है ही नहीं, तो बंटवारा कहाँ से होगा। तो 1/0 इन्फिनेटिव कैसे हो सकता है, जब ये बटा ही नहीं तो इन्फिनेटिव कैसे हो सकता है।
तो बिल्कुल ये क्लियर हो गया, दिस इज़ द प्रूफ हियर। और जो लोग वीडियो को बड़ा सीरियसली वॉच कर रहे हैं उनको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो हमारा बंटवारे का जो कंसेप्ट है, जो फ्रैक्शन है 1/0 की कोई मीनिंग नहीं होती है, इसलिए बहुत जगह 1/0 एक मीनिंगलेस की बात होती है, कोई मीनिंग नहीं है। अब हम बात ये करेंगे कि 1/0 हम इन्फिनेटिव की कब बात करते हैं। नाउ वी प्रूव दैट हियर। और अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो बिल्कुल यस हम कह सकते हैं कि 1/0 इज़ इन्फिनेटिव। हमको मिला कि अब तक पूरे डिस्कशन से, अब तक के डिस्कशन से बात क्लियर हो गई, 1/0 हैज़ नो मीनिंग। मीनिंग ए मीनिंगलेस है, इसका कोई भी निर्णय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है कि 1/0 1 कोई चीज़ है, लेने वाला कोई है ही नहीं, तो रिजल्ट आउटपुट कुछ मिलेगा ही नहीं, देयर इज़ नो आउटकम्स। अब चलते हैं थोड़ा इधर आते हैं कि 1/0 को कब लोग इन्फिनेटिव की बात कहते हैं। अटेंशन गाइस, 1/0.1 ये 10 लिखा जाता है। अच्छा, थोड़ी जो आदत एक ऐसे लिखने की है, हम वो ये डेसिमल ना लेके ऐसे लिखें, एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन से डेसिमल का 10⁻² लिखें, तो दिस इज़ द 100 और 10⁻+2। 1/10⁻⁻9 लिखें तो मीनिंग 10⁻⁻9। 1/10⁻⁻100 लिखें तो मीनिंग इसकी हो जाएगी 10⁻100। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस, अगर हम ये ऑब्जर्व करें तो क्या मिल रहा है। ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल क्लियर है कि जब किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कम होता जा रहा है तो मुझे जो आउटपुट मिल रहा है, जो वैल्यू उसकी मिल रही है, वो वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस इट इज़ क्लियर दैट, कोई डाउट ही नहीं है यहाँ कि किसी भी फ्रैक्शंस का, सब लोग जानते हैं, जैसे जैसे किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कम होता जाएगा उसका जो रिज़ल्ट है बहुत बड़ा मिलेगा। तो एक हम रिज़ल्ट पे आ गए, 1/वेरी स्मॉल इज इक्वल टू वेरी लार्ज। अच्छा, वेरी स्मॉल का मतलब अब ये बात नहीं होनी चाहिए कि स्मॉल नंबर्स, सबसे स्मॉल नंबर जो है निगेटिव की ओर मूवमेंट करता है। 0 को जो लेफ्ट होता है वो निगेटिव, और 0 के जो राइट है वो हमारा पॉजिटिव होता है। अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि ये निगेटिव नहीं लिखेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर्स में जो रेशनल नंबर्स का सेट लिखा था, P/Q का हमारा जो फॉर्म था, और हमने कहा भी था कि बहुत सारे ऑथर्स PQ को बिलोंग्स Z लिखते हैं, बट कुछ लोग Q बिलोंग्स टू N लिखते हैं, और Q बिलोंग्स N हम क्यों लिखते हैं उस बात को हम यहाँ अगेन एक बार डिस्कस करेंगे। वेरी लार्ज मीनिंग ये हो गई कि 1/, अगर टेंडिंग्स टू 0 ले लें, या निगेटिव नंबर नहीं लेना है, बार बार ये बोल रहे हैं, इसके अभी हम फर्दर अभी इस चीज़ को लाएंगे यहाँ कि निगेटिव क्यों नहीं लेंगे। अगर आप वीडियो को बड़ा सीरियसली वॉच कर रहे हैं तो खुद ही ये प्रूफ हो जाएगा कि निगेटिव क्यों नहीं लेना है। दिस इज़ द 0 टेंडिंग्स टू 0। अगर कोई क्वांटिटी टेंडिंग्स टू 0 है तो इसका मतलब दिस क्वांटिटी टेंडिंग्स टू, अगर ये वेरी स्मॉल है तो वेरी लार्ज होगा, और इसको वेरी स्मॉल है टेंडिंग्स टू 0 को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल। मैथमेटिक्स में एक वर्ड्स बनाया जाता है, अगर ये इनफाइनाइटली स्मॉल है तो ये टेंडिंग्स टू इनफाइनाइटली लार्ज, मीनिंग हम जो सिंबल मैथमेटिक्स में देते हैं दिस इज़ द इन्फिनेटिव, दिस इज़ द सिंबल ऑफ द इन्फिनेटिव, मतलब ये इन्फिनेटिव का सिंबल है। अच्छा, एक बात और आती है कि जो मैथमेटिक्स का इन्फिनेटिव है और दूसरा इन्फिनेटिव है, मतलब फिजिक्स का, अन्य चीज़ों का क्या डिफरेंस है, हम एक दिन उस पर भी वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे, तब ये बातें समझ में आएंगी कि हमारा जो मैथमेटिक्स का इन्फिनेटिव है उसका जो है दुनिया क्या है, और बाकी लोगों का जो इन्फिनेटिव है उनकी दुनिया क्या है, कितना बड़ा डिफरेंस है, उसमें भी बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। 1/, से वेरी स्मॉल अगर कोई नंबर टेंडिंग टू 0 हो जाए तो ये क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाएगी, और उस बहुत बड़ी क्वांटिटी मतलब इनफाइनाइटली लार्ज क्वांटिटी को हम एक सिंबल देते हैं जिसको इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन अगर कोई 1/0 लिख दे, 1/0 मतलब इज इक्वल टू, अगर यहाँ 0 लिख दे तो दिस कंसेप्ट, ये बात ध्यान रखना है, कभी नहीं, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर वो 0 हो गया तो मीनिंगलेस हो जाएगा, लेकिन अगर वो टेंडिंग्स टू 0 है तो वो टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दिस इज़ द
कंसेप्ट ऑफ द इन्फिनेटिव, यानी हमें अब ये बात समझ में आ गई कब 1/0 हैज़ नो मीनिंग नहीं होगी, और कब 1/0 हैज़ इन्फिनेटिव। 1/0 नो मीनिंग, अगर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 हो गया, एक्यूरेट 0 हो गया तो नो मीनिंग, बट अगर ये क्वांटिटी टेंडिंग टू 0 हुई तो दैट क्वांटिटी इज इन्फिनेटिव। अब अपनी हम यहाँ बात करेंगे कि वेरी वेरी स्मॉल में हम निगेटिव नंबर्स नहीं ले सकते हैं, और फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग ये बात कह चुके हैं कि जब रेशनल नंबर्स हम लोग डिफाइन कर रहे थे तो हमने यहाँ 2 पैरेलल एक डिफिनीशंस रेशनल नंबर की दी थी, तो यहाँ उसको लेके भी कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए। एक बात को, उस बात को हम यहाँ आगे लिख रहे हैं। जो पहला था वो सेट ऑफ रेशनल नंबर x सच दैट x इज इक्वल टू p/q वेयर pq बिलोंग्स या वेयर p बिलोंग्स टू z एंड q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहली बात ये थी, और दूसरी बात ये थी, सम ऑथर ऐसे भी लिखते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू p/q वेयर pq बिलोंग्स टू z एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। मीनिंग, इस सेकेंड डिफिनीशंस में एक एक्स्ट्रा वर्ड होता है q नॉट इज इक्वल टू 0। अभी q नॉट इज इक्वल टू 0 कहना ही है, अभी हमने डिस्कस भी किया, क्योंकि q जब भी डिनोमिनेटर्स 0 लिख देंगे तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी, तो बात की बिल्कुल क्लियर हो गई। इसलिए वो मैथमेटिशियन रेशनल नंबर्स डिफाइन करते वक्त यहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0, बट इस सेट में q नॉट इज इक्वल टू 0 लेने की प्रश्न ही नहीं है। यहाँ q बिलोंग्स टू z है तो वही निगेटिव भी हो सकता है, बट यहाँ निगेटिव होने का चांसेस नहीं है। अब हम इन दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ ये नहीं है कि ये अलग रेशनल नंबर है, ये अलग रेशनल नंबर है, या दोनों रिजल्ट अलग अलग देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दीज आर सिमिलर, दोनों एक ही हैं। हम थोड़ा इसको प्रिफेयर करते हैं लिखने का, टेक्निकल रूप से मैं ये लिखता हूँ, बट टेक्निकल रूप से मैं ये नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता हूँ, दैट इज़ क्लियर, इस वीडियो लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। चलते हैं उस चीज़ को थोड़ा देखते हैं। जैसे हम -7/3 और 7/-3 में क्या डिफरेंस है इन द मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी की दुनिया में ये क्या डिफरेंस है, इसकी बात करने जा रहे हैं। वैसे सब लोग जानते हैं कि -7/3 इज इक्वल टू 7/-3, दोनों वैल्यू एक है, डेफिनेटली यस, एक है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट टेक्निकल रूप में मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, दिस इज ए रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है, मैं उस बात को समझा रहा हूँ। स्कूल स्तर से हम लोग जानते हैं कि जो डिवाइज़र और डिविडेंड और जो कोशेंट रिमाइंडर्स की जो बात है, जब कोई भी नंबर, जैसे एग्जांपल में ले लें, हम एक ये एग्जांपल ले लेते हैं, हमें 7 को 3 से डिवाइड करना है, तो मेथड क्या है इसका, स्कूल स्तर से क्या सिखाया जाता है। 3 का टेबल्स पहाड़ा तब तक हम पढ़ेंगे जब तक 7 ना आ जाए, या 7 से कम ना हो, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, बात तो यहाँ डिवीज़न रूल की आती है। 7 अगर कोई चीज़ है, 7/3 का मतलब क्या है कि 7 कोई चीज़ है और लेने वाले 3 हैं और तीनों इक्वल लेंगे। अब ये 3 जगह इस 7 को बंटना है, इक्वल इक्वल बंटना है, तो कैसे बटेगा, 1 को 2 मिलेगा और रिमाइंडर 1 एक बचा रह जाएगा। अब 1 का बंटवारा 3 में नहीं हो सकता है, अगर आप बांटेंगे तो रेशनल नंबर की दुनिया में आना पड़ेगा। मीनिंग क्या होगी कि 1 को काटना पड़ेगा, 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। अगर काटना नहीं है तो बंटवारा नहीं होगा, तो यहाँ काटना है, डिविजिबिलिटी में काटना नहीं है। तो इसकी मीनिंग, जो रिमाइंडर होता है ये मैथमेटिक्स का रिजल्ट है, रिमाइंडर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा इस डिवाइज़र से लेस होता है, ऑलवेज। डिवाइजर की इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर अगर 3 होगा तो अगेन 3 को 3 में हम डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर को हर हालत में 3 से छोटा होना पड़ेगा, मतलब डिवाइजर से छोटा होना पड़ेगा। दूसरी बात कि रिमाइंडर निगेटिव नहीं हो सकता है, अगर बंटवारे की बात है तो निगेटिव होना ही प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। 0 हो सकता है कि मतलब क्वांटिटी पूर्ण रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दैट इज़ ए 0। अगर क्वांटिटी पूर्ण रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो गई तो कुछ बची ही नहीं, क्योंकि 0 के जब इधर चलेंगे तब तो निगेटिव आना है। इस चीज़ को थोड़ा हम और क्लियर कर देना चाह रहे हैं, हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन्स यहाँ क्रिएट हो गया हो, तो वो कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए
चलते हैं एक 5 और 7 6 स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की बात करते हैं, डिवीज़न। यहाँ अगर हम 3 बार लेके चले जाएं तो व्हाट हैपेंस, 3 3 जा 9, और जो डिविजिबिलिटी का रूल है सबको पता है, दिस माइनस होना पड़ेगा एंड दिस इज द -2, व्हाट दिस इज राइट, नो वाई, 3 तो हो ही नहीं सकता है, यानी 7/3 को अगर बांटना है तो कभी भी एक आदमी 3 चीज़ पा ही नहीं सकता है। अगर 3 अगर होगा तो रिमाइंडर तो -2 हो गया। मीनिंग क्या हो गई कि डिवाइजर्स की दुनिया में, इन द वर्ड ऑफ डिवाइजर्स, रिमाइंडर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और रिमाइंडर लेस देन द डिवाइजर। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ द डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। मतलब जो भाग देने की जो प्रक्रिया है, हम सीधे एक सपाट लहजे में बात करें कि भाग देने की हमारी जो प्रक्रिया है वो यही है कि रिमाइंडर या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, तो ग्रेटर देन 0 कहाँ तक जाएगा, लेस देन डिवाइजर होगा। तो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ द डिवाइजर। चलते हैं अब इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, थोड़ा इसको सीरियसली अगर वॉच करते हैं तो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। -7 बाई ये -7 को 3 से डिवाइड करना है, तो अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 3 का टेबल से इतना पढ़ेंगे कि वो इतना आए या इससे कम आए, तो डेफिनेटली यहाँ -3 लिखना होगा। मैं -2 नहीं लिख सकता हूँ, एक बार चेक कर लें, देख लें। यहाँ चलते हैं, हीट एंड ट्रायल लगा रहे हैं। दिस इज़ द -6, दिस इज़ द प्लस एंड दिस इज़ द -1। अगेन कंट्राडिक्शन खड़ा हो गया, रिमाइंडर निगेटिव हो गया, निगेटिव हो ही नहीं सकता है, लेस देन 0 का प्रश्न ही नहीं है। और जो भी रिमाइंडर होगा वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा और 0 होगा, लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता और इससे छोटा होना है। तो ये तो लेस देन 0 हो गया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये सही नहीं है ये भाग देने की प्रक्रिया। चलते हैं इस पे आते हैं, हम -3 टाइम्स ले जाएं, -9, दिस इज़ द +2, यस दिस इज़ राइट हियर। ये भाग देने की, दिस इज़ द ए बेस्ट मेथड, दिस इज़ द रूल टू डिवाइड -7/3। क्या हुआ है, -3 क्वोशंट मिला है, 2 रिमाइंडर मिला है। अप्लाई करिए रिजल्ट को, रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 है, यस, लेस देन द डिवाइजर। तो अगर -7/3 को हम डिवाइड करेंगे तो -3 क्वोशंट होगा और 2 रिमाइंडर होगा। चलते हैं, यहाँ आते हैं, यही प्रोसेस अप्लाई हियर। 7 -3 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या -3 हो जाएगा। यहाँ माइनस दिस इज़ द +9, दिस इज़ द माइनस एंड दिस इज़ द -2। रिमाइंडर की बात, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना पड़ेगा, तो -2 बट ये जानते हैं -2 ग्रेटर देन -3, कंडीशन इज फेल, नहीं जा सकता है, -3 नहीं होगा। क्या -2 होगा, दिस इज़ द योर -6 एंड दिस इज़ द दिस इज़ द योर +6 and this is the minus, this is the 1 and again 1 is greater than -3, remainder is greater than this divisor। क्या मतलब हो रहा है, मीनिंग ये हो रही है कि 7 का बंटवारा -3 में संभव नहीं है, नेवर, डिवाइड ही नहीं किया जा सकता है। तो अगर डिविजिबिलिटी का सेंस है, इन द सेंस ऑफ द डिविजिबिलिटी और इन द केस ऑफ द, इन द सिनारियो ऑफ द मॉडर्न अलजेब्रा, हम अब ये प्रूफ कर चुके या इस रिजल्ट पे आ गए कि -7/3 नॉट इज इक्वल टू 7/-3। टेक्निकलिटी ये सही है, बट मैथमेटिक्स में अगर मुझे ये लेना है जहाँ डिवीज़न की बात ही नहीं है, क्वोशंट रिमाइंडर कुछ ही बात ही नहीं करना है, कोई रिजल्ट लिखना है, तो दिस इज़ द इक्वल, कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ हम अपनी बात आते हैं। अब शायद ये आप क्यों लिखेंगे, शायद ये प्रूफ हो गया होगा और जो भी लिसनर हैं उनको भी ये क्लियर हो गया होगा। क्यों, यहाँ नेचुरल नंबर है, यानी ये निगेटिव हो ही नहीं सकता है, मतलब ये चीज़ें आ ही नहीं सकती है। बट अगर रेशनल नंबर की डिफिनीशन ये दी जाती है तो क्यू जो है निगेटिव हो सकता है, वाई, क्योंकि क्यू जेड से बिलोंग कर रहा है, क्यू इज़ द इंटीजर और इंटीजर में निगेटिव की संभावना है। तो अगर ये निगेटिव की संभावना है तो रिजल्ट ऐसा आ सकता है, राइट। इसीलिए हम इस चीज़ को प्रिफेयर करते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इस चीज़ को प्रिफेयर करिए। जब भी सेट ऑफ रेशनल नंबर डिफाइन करिए तो गिव दिस डिफिनीशंस। हम जो आथर से लिखते हैं मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। खैर इसको भी आप लिख दें, नथिंग टू बी द डिफरेंस, क्योंकि जो लफड़ा है वो तो क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 का है।
क्यों जीरो ले ही नहीं सकते? अच्छा, यहाँ भी बात देख रहे हैं, अगर मॉडर्न अलजेब्रा में अगर बात लिख रहे हैं जहाँ रिमाइंडर डिवाइज़र का बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले होना है, तो वहाँ ये बात लिखी जानी चाहिए। और इंटायर अगर रेशनल नंबर लिखते हैं तो ये लिखा जाना चाहिए। अब हम लोग ये बात पे पहुँच चुके कि इन्फिनेटिव कैसे आता है। ये जो 1/0 है हमारा इन्फिनेटिव कब होगा, कब ये मीनिंगलेस होगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से आप लोग ये पूरी चीज़ सीखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रुप्स पढ़ाएंगे, और उस ग्रुप्स के बाद हम लोग जो नेशनल लेवल के जो कंपटीशन हार्ड लेवल मैथमेटिक्स के हैं, चाहे TIFR रहा हो या NBHM रहा हो, IIT एग्ज़ाम रहा हो, उसको क्वेश्चन पेपर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद गाइस।